हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्विजिटिव एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 जुलाई 2019 की इवनिंग शिफ्ट का पेपर जो आ चुका है। आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है उसी को हम लोग अपनी जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग 4 जुलाई 2019 का पेपर देखने वाले हैं। एसएससी सीएचएसएल का टियर 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो 2018 के लिए हुआ था 2019 के अंदर, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन जो है वो हो सके और आप अपने एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जाके देखिए, क्योंकि इससे पहले मैंने 5-6 वीडियोस अपलोड कर दी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उनका भी सेम पैटर्न है जिस तरीके से इस वीडियो का पैटर्न है, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और एक और बात बता दूं मैं आपको, एसएससी सीएचएसएल में जो क्वेश्चंस हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का, वो ज़्यादातर रिपीटेड देखा गया है मेरे द्वारा अब तक के जितने भी मैंने एनालिसिस किया है पेपर्स का उनमें। ओके दोस्तों, तो चांसेस हैं कि अब आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी जो रिपीटेशन है क्वेश्चंस का वो हो सकता है। ओके, इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि श्रीरंगपट्टनम फोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ओके दोस्तों, पूछा गया है कि श्रीरंगपट्टनम जो आपका फोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो वो जो आपका ये जो फोर्ट है, ये जो महल आप कह सकते हैं, ये जो है ये कर्नाटक के अंदर सिचुएटेड है और लोकेटेड है। कर्नाटक के बारे में बात करें तो कैपिटल बेंगलोर हो जाती है। गवर्नर जो है वजुभाई वाला हैं और सीएम जो है वो BS येदियुरप्पा बीजेपी के हैं। और अगर हम लोग वहाँ की बर्ड बात करें, स्टेट बर्ड जो है वो इंडियन रोलर है। और अगर स्टेट फ्लावर के बारे में बात करें तो लोटस है। देखिए यहाँ पे मैंने चीज़ें थोड़ी सी ऐड करी हैं कि मैंने आपको यहाँ पे बर्ड और फ्लावर भी बताया, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ से कई बार एसएससी वाले पूछ लेते हैं कि किसी स्टेट की जो बर्ड है या फिर कौन सा फ्लावर है, इन दोनों के बारे में ज़्यादातर वो पूछता है। मैंने जितना एनालिसिस किया है उस हिसाब से मुझे यही पता लगा है, इसीलिए मैंने ये चीज़ें भी इसमें ऐड करी हैं। साथ ही साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जितने स्टेट हैं, जितने उनके गवर्नर हैं, उनको भी नाम आपको याद होना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोस डेली देखेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि एट द एंड ऑफ वीडियो, या फिर आप कह सकते हैं 3-4 वीडियो के अंदर ही अंदर, आपको स्टेट के गवर्नर और सीएम तो काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं हर बार उनके जो नाम है उन्हें प्रोनाउंस करके आपको देता हूँ, जिससे कि आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए। नेक्स्ट अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। बोला गया है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब कोई काम दिया गया हो, किसी डाटा को या फिर कोई प्रोग्राम लिखा गया हो और उसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में कोई चीज़ ऑपरेट कर सकें, कोई टास्क को कंप्लीट कर सकें, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो हम लोग ने उसे नाम दिया है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर वही काम करता है। हम उसे कोई टास्क दे देते हैं और वो उस टास्क को एग्जीक्यूट करके हमें दे देता है अपना रिजल्ट। ओके दोस्तों, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर से भी 3-4 क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं, जो कि 25 में से 3-4 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं, जो कि इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको मेरी वीडियोस को फॉलो करना है और मैंने हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि मरमागांव पोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड। देखिए 2 पोर्ट आ गए अभी आपके पोर्ट भी, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गोवा के अंदर आपका ये जो मरमागांव पोर्ट है वो सिचुएटेड है। अब यहाँ पे आपको आसानी से याद हो सकता है, यहाँ पे गाँव है तो गोवा, इस तरीके से आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं दोस्तों। अब गोवा के बारे में बात करें तो कैपिटल पानाजी हो जाती है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यार हैं और जो सीएम है प्रमोद सावंत हैं। और वहाँ की बर्ड के बारे में बात करें तो फ्लेम थ्रोट बुलबुल जो है वहाँ की जो स्टेट बर्ड है, आप कह सकते हैं कहाँ की स्टेट बर्ड है, गोवा की स्टेट बर्ड है आपकी फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। ओके दोस्तों, तो ये बातें आपको याद रखनी है। और मरमागांव पोर्ट जो है वो कहाँ पे स्थित है, गोवा के अंदर स्थित है। बहुत सही दोस्तों, इस तरीके से आपको चीज़ें याद करनी है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है, पूछा गया है कि जो K2 है, जो हाईएस्ट पीक है माउंटेन की, मतलब जो माउंटेन K2 जो है, ओके दोस्तों, पूछा गया है कि वो कौन से माउंटेन रेंजेस में आता है, ये आपका सवाल है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ईस्ट कराकोरम रेंज में आता है। ये दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा कि ईस्ट कराकोरम रेंज के अंदर आपका K2 माउंटेन जो है वो आता है। अब ये जो है वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट पीक है आपकी K2 माउंटेन की। K2 की बात करें तो इसकी हाइट जो हो जाती है वो 8611 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड का पहले नंबर का आता है, उसकी आप लोग अगर हाइट की बात करें तो 8848 मीटर्स है। ओके दोस्तों, K2 की अगर हम लोग लोकेशन के बारे में बात करें तो ये चाइना पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में आता है, जहाँ पे आप कह सकते हैं जो आपका
बलूचिस्तान है उसके आसपास में ये पड़ता है। ओके दोस्तों, K2 हमने जान लिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि केवन माउंटेन भी है। केवन माउंटेन को हम लोग आमतौर पे मशरबरम माउंटेन के नाम से जानते हैं और उसकी हाइट है 7,821 मीटर्स और वो वर्ल्ड का 22nd हाईएस्ट माउंटेन है और 9th हाईएस्ट माउंटेन है पाकिस्तान के अंदर। ओके दोस्तों, तो ये भी आपको दोनों चीज़ याद रखनी है कि K1 K2 माउंटेन पीक्स हैं, दोनों ही ईस्ट काराकोरम रेंजेस से बिलोंग करते हैं। ओके दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये उस टाइम पे पूछा गया था, तो यहाँ पे भी इसलिए मैंने कोई राइट ऑप्शन यहाँ पे नहीं डार्क किया है क्योंकि अभी काफ़ी सारे जो हैं आपके मान सकते हैं चीफ मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने सोचा कि कोई डार्क ऑप्शन नहीं लगाऊं। तो आपका सवाल ये था कि चीफ मिनिस्टर जो नहीं मैच कर रहा है सही, वो आपको बताना है। तो इस हिसाब से मैं अगर बताऊं तो चारों ऑप्शन में से सिर्फ उड़ीसा के नवीन पटनायक जी हैं जो इस टाइम पे भी यही हैं चीफ मिनिस्टर, बाकी लेकिन चेंज हो गए हैं। सिक्किम के बारे में बात करें तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग और वहाँ की कैपिटल गैंगटोक आती है। उड़ीसा नवीन पटनायक हैं और कैपिटल भुवनेश्वर हो जाती है आपकी। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो वहाँ के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी। ओके दोस्तों, और अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ के जो सीएम हो जाते हैं वो होते हैं पेमा खांडू और कैपिटल है वहाँ की ईटानगर। ओके दोस्तों, अब आंध्र प्रदेश की मैंने कैपिटल इसलिए नहीं बताई क्योंकि आगे भी एक सवाल आएगा, वहाँ पर मैं डिस्कस कर दूंगा, आपको कोई भी तरीके की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि दिलवारा जैन टेम्पल जो है वो कौन सी स्टेट के अंदर आता है। दिलवारा जैन टेम्पल आपकी राजस्थान स्टेट के अंदर आता है दोस्तों। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो दिलवारा जो टेम्पल है इसे हम लोग दिलवाड़ा टेम्पल भी कहते हैं और दिलवारा दोनों ही इसे कहा जाता है और ये माउंट आबू के पास में सिचुएटेड है। ओके दोस्तों, राजस्थान के अंदर ही। राजस्थान की कैपिटल के बारे में बात करें तो वो आपकी हो जाती है जयपुर। गवर्नर है कलराज मिश्र और जो सीएम है वो है अशोक गहलोत। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है राजस्थान से रिलेटेड। ओके, कैपिटल जयपुर, गवर्नर कलराज मिश्र और जो सीएम है वहाँ के वो है अशोक गहलोत। ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 28 का जो ग्रैंड स्लैम हुआ था मेन सिंगल टाइटल्स का, वो रॉजर फेडरर जी ने जीता था। ओके दोस्तों, तो कितनी टाइम मतलब कौन सी विनिंग थी उनकी ये वाली, तो ये वाली उनकी 20th विनिंग थी। रॉजर फेडरर के बारे में बात करें तो ये स्विस के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं और ये वर्ल्ड में 4th नंबर पे आते हैं अपने मेन सिंगल टेनिस के अंदर। ओके, और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि फेडरर वो पहले इंसान है, पहले जीवित इंसान है जिन्होंने अपना स्विस कॉइन पे जिनका नाम आया था, मतलब जिनको स्विस कॉइन पे आप कह सकते हो उनकी फ़ोटो लगाई गई थी। ये पहले ऐसे जीवित पर्सन है जिनको स्विस कॉइन पे इनकी फ़ोटो लगी थी, इस तरीके से आप मान सकते हैं दोस्तों। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है रॉजर फेडरर जी के बारे में। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वन द मोस्ट मेडल्स इन खेलो इंडिया स्कूल गेम्स फर्स्ट इवेंट जो हुआ था 2018 के अंदर। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो किसने जीता था, वो हरियाणा ने जीता था दोस्तों। अभी इससे पहले का जो रहा था मतलब फोर्थ का ही, पर जो आफ्टरनून शिफ्ट थी उसी में ये पूछा गया था कि ये कहाँ पे हुआ था, तो पुणे के अंदर ये हुआ था दोस्तों। और अगर हम लोग 2019 और 2018 की बात करें तो महाराष्ट्र की फर्स्ट पोजीशन रही थी, सेकंड पोजीशन पे हरियाणा और थर्ड पोजीशन पे आपका दिल्ली रहा था। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और कहाँ पे हुआ था 2020 वाला, गुवाहाटी आसाम के अंदर पे आपका खेलो इंडिया मतलब स्कूल गेम्स पहले कहा जाता था 2018 में, अब लेकिन इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि एक ऐसी डिजीज है, आप कह सकते हैं डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन, वन ऑफ द सेवरल कंडीशंस दैट कॉजेज एन इंक्रीज्ड डिक्लाइन इन मेंटल फंक्शन, डिमेंटिया रिजल्टिंग इन मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन। मतलब अगर आप देख सकते हैं इस फोटो में तो एक साइड जो है ब्रेन की वो बड़ी है, दूसरी साइड छोटी रह गई है। तो ये एक डिसऑर्डर होता है जिससे क्या होता है, आदमी या तो अपनी मेमोरी लॉस कर जाता है या तो उसको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो पूछा गया कि वो कौन सी डिजीज़ है, तो आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं उसका, अल्जीमेरस डिजीज़ नाम है उसका। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी उसके लिए, तो लेकिन इस तरीके से इसका नाम है अल्जीमेरस डिजीज़ जो है वो कहा जाता है, जिसमें आदमी को या फिर आप कह सकते हैं जिस भी इंसान को वो होती है वो अपनी मेमोरी लॉस कर जाता है या फिर उसे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है कि दो डिजीज़ हैं ये अलग अलग, पर ये दोनों ही इंटर रिलेटेड है। एक तो आपकी अल्जीमेरस होगी और दूसरी डिमेंटिया। इसका क्या होता है, अल्जीमेरस में क्या होता है, ये डिसऑर्डर जो है वो आपका 60 to 80% केसेस जो होते हैं वो डिमेंशिया के अपने अंदर लेता है। मतलब कि आप कह सकते हैं डिमेंशिया जो है वो अल्जीमेरस से रिलेटेड है और इसमें दोनों में काम सेम होता है, मेमोरी, रीजनिंग और अदर थिंकिंग स्किल्स में कमी आ जाती है, डिक्लाइन हो जाता है। और अल्जीमेरस में भी सेम चीज़ें होती हैं, उसमें भी कमी आ जाती है। और ये दोनों ही एक डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर हैं जो कि देखे जाते हैं आमतौर पर। ओके दोस्तों, और जो डिमेंशिया है ये एक जनरल टर्म है उसके सिम्टम्स के लिए। मतलब अगर इतनी सारी बातें बोलने से अच्छा है आपको कहना है भाई इसे डिमेंशिया सिम्टम्स दिख रहे हैं।
मेमोरी लॉस हो रही है, उसे सोचने में दिक्कत हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप कह सकते हैं उसे डिमेंशिया है। साफ बात ये है, मतलब सिंपल तौर पे मोटी मोटी भाषा में आप ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि इंडिया इज ए फेडरल रिपब्लिक विद 29 स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज। ये क्वेश्चन 2018 का है, मैंने पहले आपको बताया है। तो उस टाइम पे 7 थी, अब चेंज हो गई हैं, इस टाइम पे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। मैंने यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे 7 इसलिए लिखा है क्योंकि ऑप्शन में नहीं था, पर ये क्वेश्चन गलत है अभी के हिसाब से। पर अभी नया वाला जो आप देख सकते हैं वो यहाँ पे मैंने नया मैप लगाया है, जिसपे आप लोग आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो ABCD है ये सब यहाँ की यूनियन टेरिटरीज हैं, बाकी यूनियन टेरिटरीज नहीं है। इस टाइम पे प्रेजेंट में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं दोस्तों, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर आप मान सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि यूज़र को स्टोर करने के लिए, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए उसके डाटा को एक टेबुलर फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्मेट में रख सकती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन कामों को करने में मतलब सक्षम है। ओके दोस्तों, तो इस तरह के कंप्यूटर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है या फिर ये काम किस सॉफ्टवेयर के हैं, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप लोग कोई चीज़ ऐसे वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिख सकते हैं। नोटपैड के अंदर आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं किसी भी तरीके से। ओके, टेबलर फॉर्म में नहीं लिख सकते वहाँ पे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें तो CEO जो वहाँ के हैं वो सत्या नडेला जी हैं। फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन थे और फाउंड करी गई थी ये 4 अप्रैल 1975 के अंदर। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस रिपोर्ट 2018, उस टाइम पे 2018 में कौन सी ऐसी स्टेट थी जो सबसे ज़्यादा माइका प्रोड्यूस करती थी। तो आंध्र प्रदेश वो स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा माइका जो है वो प्रोड्यूस करती है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आंध्र प्रदेश के आसपास कौन सी स्टेट्स हैं आपकी। ये देखिए, तेलंगाना होगी इधर साइड, तमिलनाडु इस साइड होगी। ओके, ऊपर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र इस साइड ज़्यादा दूर होगी थोड़ी सी। तो ये बातें हैं आपकी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड दोस्तों, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि उस टाइम पे पूछा गया है कि मई 2019 के अंदर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे। तो जनरल बिपिन रावत जी हैं जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी यही हैं। अभी इनका चेंज नहीं हुआ है, मतलब कोई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बना है। तो एक नई पोस्ट बनाई गई थी जो कि हर एक फोर्स, हर एक आर्मी फोर्स से अपना मतलब आप कह सकते हैं कनेक्टेड रहेगी और फिर वो रिपोर्ट करेगी ऊपर। ओके, इस तरीके से बातें, और ये एक मीडियोकर की तरह रखा गया था इन्हें, और सारी जो डिटेल्स हैं वो इन पे दी जाएंगी जिससे कि और अच्छा कोऑर्डिनेशन बन सके तीनों ही आर्मेड फोर्सेस में, एयरफोर्स, नेवी और आपकी आर्मी में। इन तीनों में ही इसका मतलब अच्छा कोऑर्डिनेशन करने के लिए ये एक नई आप कह सकते हैं पोस्ट बनाई गई थी जो कि संभाली जा रही है जनरल बिपिन रावत द्वारा। ओके दोस्तों, बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका आता है, एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो वो बुक के ऑथर कौन थे। तो उस बुक के ऑथर थे दादा भाई नरोजी जी। तो दादा भाई नरोजी जी के बारे में बात करें तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के भी कहा जाता था और ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इन दोनों ही नामों से इन्हें बुलाया जाता था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी गई थी दादा भाई नरोजी के द्वारा। ये बातें आपको इनके बारे में याद होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि अभी मतलब 2019 के अंदर अप्रैल में एक नासा ने एक एनुअल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज किया था। तो इंडिया की कौन सी वो टीम थी जिसने ये चैलेंज को जीता था और AIAA नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस्ट डिज़ाइन अवार्ड मिला था उसको। तो ये जो है वो काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है गाजियाबाद के अंदर, उसे ये अवार्ड मिला था दोस्तों। याद रखिएगा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। मतलब कि प्रेसिडेंट के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन चूज किए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही पूछा गया था कि कितने एंग्लो इंडियन चूज किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। तो वो नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर्स ऐसे कहाँ के, लोकसभा के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो 2 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के लिए, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पूछा गया है कि मई 29 में विदर्भा ने रणजी ट्रॉफी जीती थी। तो कौन से टाइम पे जीती थी ये, मतलब कौन सी बार थी इनकी। तो सेकंड टाइम इन्होंने ये रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जो है वो पूरा जीता था विदर्भा। आप याद रख सकते हैं इनका, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आप मान सकते हैं ये पॉपुलर है, ये मुंबई की टीम है और काफ़ी बढ़िया खेलती है। 2 बार इन्होंने रणजी ट्रॉफी को जीता है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डाइवर्ट्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 हाफ्स। मतलब कि कौन सी लाइन है जो इंडिया को 2 भागों में बांटती है और उसकी डिग्री है 23 डिग्री 30 मिनट्स में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि इंडिया को 2 भागों में बांटती है दोस्तों। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर पे ये रहती है। और अगर हम लोग बात करें कि प्राइम मेरिडियन
तो ये ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन जो है वहाँ से पास करती है बिल्कुल कट करके, और नॉर्थ टू साउथ ये कट करती है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, और आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ओके, ये बातें हैं। और अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, इक्वेटर आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 डिग्री पे रहती है बिल्कुल ही, नॉर्थ और साउथ 0 डिग्री पे ही। प्राइम मेरिडियन आपने देख रहे होंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल खींच दी गई है, पूरे वर्ल्ड को 2 हिस्सों में बांट रही है। जो इस तरीके की ये बातें हैं और आप डायग्राम से काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि नेम द नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन इकोनॉमिस्ट whose report to the US Congress titled National Income 1929-35 paved the way for the calculation of gross domestic product GDP, जिसे कहा जाता है as the ultimate measure of the country's overall welfare। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि सारा मसला जो चलता रहता है वो चलता है जीडीपी पे, कि किस कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है कम है, तो वो किसने बनाई थी, ये है सवाल। देखिए कितनी बढ़िया बात है और कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिसका नाम हम लोग सुनते रहते हैं इकोनॉमी में, अब ये हम लोग देख रहे हैं कि उसे किसने बनाया था। तो उसे बनाया था आपके साइमन कुजनिट्स ने, और ये 1971 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, मतलब इकोनॉमिक साइंस के लिए। और काफ़ी अच्छी इनकी आप कह सकते हैं ये काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट थी इनकी, यूएस कांग्रेस टाइटल के द्वारा मतलब ये दी गई थी इन्हें, नेशनल इनकम 1929 से लेके 35, और एक जीडीपी तरीके के इन्होंने एक मेजर बताया, मेजरमेंट की। इस तरीके से हम लोग किसी कंट्री के बारे में देख सकते हैं कि उनका ओवरऑल वेलफेयर कितना रहा था। तो आप नाम याद रख सकते हैं इनका, साइमन कुजनिट्स। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि कौन सी वो फेमस, मतलब कौन वो ऑथर थे जिन्होंने ये फेमस बुक कामयानी लिखी थी। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं जिन्होंने ये बुक लिखी थी। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब जो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था, मतलब 2 जुलाई वाला, उसमें यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए क्वेश्चन रिपीट्स हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना है। जो स्टैटिक पोर्शन है वो चेंज नहीं हो सकता, और जो चेंज होगा मैं अभी आपको अप टू डेट करता रहूँगा उससे भी, जिससे आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो कामयानी बुक लिखी थी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। यहाँ पे अगला आपका सवाल आता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग प्राइमरी अर्बन cooperative banks which are popular known as urban cooperative banks UCBs is vested with which of one of the following। मतलब कि बोला गया है कि एक आप कह सकते हैं बैंक है जो कि रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है जो छोटे छोटे बैंक्स रहते हैं अर्बन एरियाज में उनको, तो वो किसके साथ मिलके या फिर उसका बचाव कौन करती है। तो उसका बचाव जो है वो द अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उनके साथ मिलके इस काम को करने में मदद करती है उनकी। ओके दोस्तों, ये बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। पूछा गया है कि एक हर्बर वेव है, वो आप कह सकते हैं जापानीज में इसका मतलब क्या है, इस तरीके से आप मान सकते हैं, मीनिंग इसकी पूछी गई है। तो सुनामी को यहाँ पे नाम दिया गया है। हर मतलब होता है आपका सू, और बोर मतलब होता है यहाँ पे वेव, या फिर आप कह सकते हैं खतरनाक लहर को यहाँ बताया जाता है। तो ये एक जापानीज वर्ड है और इस तरीके से यहाँ पे सुनामी इसको नाम दिया गया है। दोस्तों बोला गया है कि मई 29 में जो कौन थे जो कि फर्स्ट जज बने थे इंडियन एपेक्स कोर्ट के, टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजीज नॉन रेसिडेंट पैनल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। मतलब कि 3 साल के लिए फिजी के नॉन रेसिडेंट पैनल में उन्हें एक आप कह सकते हैं अपॉइंटमेंट किया गया था। तो वो कौन थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जस्टिस मदन लोकर जी। तो इनको अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ द फिजीज नॉन रेसिडेंट पैनल। 3 साल का इनका मतलब कह सकते हैं टेन्योर रहा था वहाँ पे, जहाँ पे ये लोग वहाँ पे देख रेख करेंगे और वहाँ की जो चीज़ें हैं उसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो नाम याद रखिएगा, जस्टिस मदन लोकर। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन मई 2019। मई 29 में किसको साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया गया था? तो साइरल रामाफोसे, आप जान सकते हैं ये हमारे इंडिया में भी चीफ गेस्ट बन के आए थे। इनका काफ़ी अच्छा नेचर रहा था, तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, रामाफोसे। आप भूल भी नहीं सकते, काफ़ी बढ़िया इंसान थे ये, हैं मतलब भी हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो मतलब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं साउथ अफ्रीका के मई 29 में। लास्ट आपका सवाल आता है कि सिम्बेक्स 2019 में 16 से 22 मई 2019 तक ये हुआ था। तो इंडियन नेवल शिप INS कोलकाता एंड INS शक्ति ने पार्टिसिपेट किया था। ये बायलैटरल एक्सरसाइज थी किस किस के बीच में? इंडिया के और साथ साथ सिंगापुर के बीच में हुई थी, जो कि जहाँ पे हमारी जो दो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, मान सकते हैं आप, INS कोलकाता एंड INS शक्ति जो है, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे सिम्बिक्स 2019, नाम याद रखिएगा। तो ये सिंगापुर और इंडिया के बीच की कह सकते हैं ये बायलैटरल एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज थी, जो कि बातें आपको याद में रखनी है। सिंगापुर के बारे में बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो हलीमा याकूब हैं, और जो वहाँ के PM हैं वो हैं ली सिंग लोंग। इन दोनों को आप लोग याद रख सकते हैं, शायद पूछ लें
तो आपको ये बातें भी ध्यान में होनी चाहिए। प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब, और जो पीएम है वो है ली सिंग लूंग। और कौन सी एक्सरसाइज हुई थी? सिम्बक्स 2019। दोनों बातें, तीनों चारों बातें, जो भी बातें हैं उन्हें आपको याद रखना है दोस्तों। ओके, यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। आई होप कि ऐसा हुआ हो। और आप अपने कमेंट्स मुझे बता सकते हैं, आपकी कोई भी डिमांड हो, आप किसी और एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करवाना चाहते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी वो सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूंगा। और मिलते हैं तब तक अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।